तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा लम्स की इंतज़ामिया का कि उन्होंने मौका दिया कि हम अपनी कुछ चीज़ें यहाँ शेयर कर सकें पढ़ाई लिखाई की। और सर का शुक्रिया अदा करूँगा कि सर ने वो जो मशहूर है हमारे उस्ताद कहते थे डॉक्टर ताहिर शमसी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, कि उस ज़बान में पढ़ाओ जिसमें या पढ़ो या सीखो जिसमें ख्वाब देखते हो। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि जी हम इन चीज़ों को इस तरह डिस्कस कर सकेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि एक विजनरी आदमी डॉक्टर इकराम की तरह का कि जिन्होंने लेबॉर्ट्री की चेन्स बना के पूरा एक कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया और एकेडमिक्स को और लम्स की एजुकेशन को जिस लेवल पे वो लेके गए और जिस तरह के पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने मुल्क भर से और शहर भर से जमा कर लिया है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि लम्स ने जिस तरह लम्स था जब पाकिस्तान बना था उसी विजन पे काम करते हुए और आज भी ये साबित कर दिया कि हम सारी यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी पुरानी और एक सब ये कहना कि जी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री इज़ लम्स। मैं डॉक्टर इकराम साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा इस इवेंट की ऑर्गेनाइजेशन पे भी। मैं प्रोफेसर मुनव्वर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि जो इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। मैं डॉक्टर शाजिया साहिबा ने जो बातें की हैं, बिल्कुल डॉक्टर सेहब साहब ने और डॉक्टर शाजिया साहिबा ने, मतलब वो नफ्स पे हाथ रखते हैं, इनको मालूम है कि मसला कहाँ है। और क्योंकि आप दोनों अफराद सरकार के बहुत करीब रहे हैं, डॉक्टर शाजिया तो जो छोटी सरकार है उसमें रही है, सर तो बड़ी सरकार में रहे जनरल साहब, तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये अफराद यकीनन मायूसी की कोई बात नहीं है। जब आप एक वक्त आता है मैं बहुत मायूस हो गया था कि नहीं हो सकता थैलेसीमिया प्रिवेंशन, अब बस ये अहमकों की ख्वाहिश है। और उस साल या से कोई 10 साल पहले की बात है, हर टीवी चैनल 32 टीवी चैनल खड़े हुए थे क्लिनिक के बाहर। हर टीवी स्टेशन ने प्राइम टाइम 8 बजे थैलेसीमिया डे के ऊपर हमको टाइम दिया था कि आप थैलेसीमिया की बात करें। और सर आपने भी वो वक्त देखा है कि इस्लामाबाद के हर खंबे पे लाहौर तक और कराची तक थैलेसीमिया डे पे थैलेसीमिया प्रिवेंशन, इसी जगह पे आपने उस कंटेनर की इफ्तिताह की थी जो हमने बनाया था थैलेसीमिया, आज से ये 20 साल पहले की बात है। तो पेशरफ्त हो रही है और जाहिर है आपको नहीं भूला जा सकता बॉस, मतलब आपने पूरी ज़िंदगी लगाई है और जो खिदमात आपने दी हैं कौम बिल्कुल भी इंशाल्लाह फरामोश नहीं करेगी और उसके फल नज़र आ रहे हैं ना। ये हारून बैठा हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ, हमारे उस्ताद मतलब ताहिर भाई को हाथ पकड़ के आपने CVS कराया, ताहिर भाई ने मुझे हाथ पकड़ के CVS कराया, मैंने हारून की जो बच्ची है जो भी डॉक्टर साहब हैं उनको हाथ पकड़ के CVS कराया। ये चौथी जनरेशन है आपकी सिखाई हुई जो आपके सामने बैठी हुई है और वो सारे काम कर रही है। सो इंशाल्लाह ताला आपके हौसले में बुलंद चाहिए। किरण हमेशा मेहनत करती हैं और राब्ते में रहती हैं, बहुत प्रोफेशनली इन्होंने फॉलो किया इन तमाम चीज़ों को। थैंक यू किरण। आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया भाई। और अर्शी अगेन मेरी उस्ताद हैं और कोएगुलेशन मैंने इनसे सीखी और हमने जब हम एज ए स्टूडेंट ताहिर साहब के साथ अंडर में काम करते थे तो ताहिर भाई और अर्शी वाज वन ऑफ माय टीचर, शी इज़ सो गुड इन कोएगुलेशन एंड जेनेटिक्स के लेबॉर्ट्री की स्किल्स, क्लिनिकल हट की जो लेबॉर्ट्री स्किल्स हैं, शी वाज ऑलवेज काइंड और अल्लाह ताला इनको इसी तरह इन कामों में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा ये रहा, मैं करता हूँ। ओके, सो ये थोड़ा सा इस तरह से हमारा डिस्कशन रहेगा। इसमें जाहिर है जो हमारा डिस्कशन का मेन है वो तो मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करेंगे, मगर मैनेजमेंट पे बात करने से पहले जो सर ने बात करी कि 5 to 8% प्रीवैलेंस है, चले हम 5 to 8% ही मानते हैं, जो सर की ही स्टैटिस्टिक्स हैं, जो सर के ही पेपर के ऊपर कोट की जाती हैं। 1 करोड़ आदमी हो गया ना, अगर 1 करोड़ आदमी का मसला है तो यहाँ बड़ी और छोटी सरकार दोनों बैठे हुए हैं। ये बताएं कि 1 करोड़ आदमी का मसला शनाख्ती कार्ड पे आना चाहिए ना। 20 करोड़ की आवाम में, 25 करोड़ की आवाम में आपका थैलेसीमिया स्टेटस शनाख्ती कार्ड पे होना चाहिए। मतलब ये मैं कोई बहुत ज़्यादा ओवर डिमांडिंग नहीं हो रहा। ब्लड ग्रुप के अलावा हेल्प और मर्दों का करें ताकि लड़कियां स्टिग्माइजेशन ना हो। जिस मर्द का थैलेसी जो ईरान में हुआ है, डोंट रीइन्वेंट द व्हील, डू वॉट एवर द नेबरिंग कंट्री, जैसे सर ने भी बताया। खैर 5000 न्यू बर्थ्स, सर ने बिल्कुल सही फरमाया कि 20 साल पहले के सर के एक आर्टिकल को कोट करते हैं हम सब, वही वाली चीज़ लिखी है। मगर मेरी एक क्लिनिक में रोज़ाना 10 नए पेशेंट आते हैं और मैं हफ्ते में 5 दिन क्लिनिक करता हूँ। 70-80 पेशेंट में 10 नए होते हैं। 10 नए की डेफिनेशन
जिस सर ने एक डेफिनेशन बताई थी, हमने भी एक डेफिनेशन बनाई हुई है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मैं न्यू थैलेसेमिक काउंट करता हूँ। तो अगर 10 नए पेशेंट मेरी हर क्लिनिक में हफ्ते में 5 दिन आ रहे हैं तो 2000 पेशेंट, 2400 अगर मेरे पास नए पेशेंट आ रहे हैं साल में, तो क्या वाकई में पूरे पाकिस्तान में जस्ट 5000 नए बच्चे पैदा हो रहे हैं? ये सर की बात कि भाई ये तो पुरानी बात है, जब मैं स्टूडेंट था और जब मैं इंग्लैंड में अपनी रिसर्च कर रहा था। अब का डाटा कोई एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, कोई रिसर्च, और इसमें भी हम एक्सपेक्ट करेंगे लम्स जैसे इदारों से अर्शी कि हम आगे बढ़ें और कोई एपिडेमियोलॉजिकली एटलीस्ट प्रोविंस ऑफ सिंध से स्टार्ट करें इसको इंशाल्लाह ताला। अगेन जो मेरा हमेशा से एक इख्तलाफ रहा है, अब हम मैनेजमेंट की तरफ एक बात आते हैं, वो ये रहा है कि जी हर हीमोग्लोबिन F 98%, 97% को ब्लड लगाना शुरू कर दो, भेड़ चाल है। मतलब पाकिस्तान का, मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि थैलेसीमिया और हेमेटोलॉजी के और बहुत काबिल लोग मेरे सामने बैठे हैं। पाकिस्तान के 15 से 20% ऐसे मरीज़ हैं थैलेसीमिया के जिनको ब्लड ना लगाएं और वो मैनेज किए जा सकते हैं। अब वो जो भी तरीक़े हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। मगर हीमोग्लोबिन F इज़ 98%, 6.5 हीमोग्लोबिन है, बस ये ब्लड लगाएं, मायूसी है, कुछ नहीं, 20 साल में बच्चे सब मर जाते हैं, तो और तो हम कुछ कर नहीं सकते, बस आप ब्लड लगा दीजिए इनको और तो कुछ नहीं होता। सो दिस इज़ रॉन्ग। आपको उसको क्लिनिकली उसकी फिनोटाइप को आइडेंटिफाई करना है। मैडम ने जिस तरह बताया, क्या थैलेसीमिया इंटरमीडिएट के पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी, B12 फोलेट डेफिशिएंसी नहीं हो सकता? जाहिर है आपके पास तो ये गुनाह है कि थैलेसीमिया के बच्चे को आयरन दे दिया। बल्कि मैं भी नुस्खा लिख रहा होता हूँ तो डर लग रहा होता है कि कल को किसी उस्ताद के हाथ में चला गया, क्या गया थैलेसीमिया को आयरन क्यों दे रहा है। मगर हमने ये देखा है 10 से 20% वो पेशेंट हैं जिनको आप न्यूट्रिशनली बिल्डअप करें। मेरे अभी भी फॉलोअप में कोई 8%, 10% ऐसे थैलेसेमिक्स हैं जिनको कुछ ट्रीट नहीं कर रहा, आयरन B12 फोलेट दे देता हूँ साल में 2-4 बार, हीमोग्लोबिन 9-10 पे मेंटेन रखते हैं, ना शक्ल ख़राब हो रही है ना पेट ख़राब हो रहा है। फिनोटाइप उनकी, उसके ऊपर सर की भी बड़ी रिसर्च है, हमने भी बहुत पेपर्स पब्लिश किए कि फिनोटाइप प्रेजेंटेशन को ट्रीट करें। चलें, ये तो बात हो गई कि जी हर हीमोग्लोबिन F 90% अबव को या थैलेसीमिया मेजर की डायग्नोसिस, थैलेसीमिया की डायग्नोसिस को आप ब्लड लगाना ना शुरू कर दें, भेड़ चाल में ना कर दें, प्लीज़ सेंसिबली डिसीजन लीजिए। अब आ जाते हैं, थैलेसीमिया तो जेनेटिकली आ गया, किसकी शादी हुई, कैसे हुआ, वो सारी बातें हो चुकी हैं 2 घंटे में। पेशावर की क्लिनिक में मेरी 300 में से 225 को हेपेटाइटिस B या C है। सिंध की क्लिनिक्स में मेरी 200 को 300 में से हेपेटाइटिस B या C है। फैसलाबाद में 120 में से 108 को हेपेटाइटिस B या C है। थैलेसीमिया तो जेनेटिकली आया है ना, हेपेटाइटिस B और C तो हमारे ब्लड बैंक ने उनको किया ना। सर वाली बात, दुकान खोल लें, NGO बना लें, ब्लड लगाना शुरू कर दें, जितने पैसे हैं उतने पैसों में। नहीं भाई, 8 पे कहाँ खुद लगाओगे, 4 पे आओगे तब लगाएंगे, इतना तो ब्लड ही नहीं है। जब ब्लड ही नहीं है तो हेपेटाइटिस B, C, HIV की स्क्रीनिंग के स्टैंडर्ड्स कहाँ से मीट करेंगे आप। सो पाकिस्तान के, अगर मैं जुमला कहूँ, और सर ने जो वजह बताई, क्या वजह है? क्या सब 20 साल की उम्र में आयरन ओवरलोड की वजह से इंतकाल करते हैं? नहीं, हार्डली 50% एलो इम्यूनाइजेशन की वजह से, हेपेटाइटिस B, C की वजह से, HIV की वजह से हमारा साथ छोड़ के जा रहे हैं। मतलब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स आर 90% रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ थैलेसेमिक्स एंड द मैनेजमेंट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ ही आपने आयरन ओवरलोड किया, जो आपने किलेट नहीं किया, और आपने हेपेटाइटिस B, C, HIV की जो मेथड्स हैं उनको नहीं सही रखा। अगर बीइंग ट्रीटिंग थैलेसीमिया फॉर लास्ट 25 ईयर्स, और मैं ये बात कहूँ तो मैं पूरी ज़िम्मेदारी से बात कहूँगा कि एलो इम्यूनाइजेशन is the major cause of death in thalassaemics and it's the miserable condition। बच्चियों को आज ब्लड लगाओ 4 पे, कल फिर 4 होता है, कल 4 पे लगाओ, परसों फिर 4 होता है, और वो हमारा साथ छोड़ जाते हैं। कार्डियक को कहा जाता है, मेरा डाटा ये कहता है कि क्योंकि उसकी रीज़न क्या है कि पहली बार ज़िंदगी में जब बच्चा ब्लड लगाने आ रहा है, तो जिस तरह हम नहीं कहते कि इलेक्ट्रोफोर्सिस खुदा के लिए कर लेना, बग़ैर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोर्सिस के ब्लड ना लगा देना, इसी तरह इसके साथ एक और जुमला अपने साथ बांध लीजिए, एक्सटेंडेड रेड सेल फिनोटाइप कर लेना। जो मोस्ट कॉमन एलो एंटीजेंस बनती हैं वो RH की जो 5 एंटीजेंस हैं, बिग C, लिटिल C, बिग E, लिटिल E, कैल। ये है ब्रिटिश गाइडलाइंस जो कहती हैं 6 एंटीजेंस को स्क्रीन करके एक्सटेंडेड फिनोटाइप लगाओ।
जाहिर है सर का एतराज़ होगा, भैया यहाँ तो ब्लड नहीं है, तुम एक्सटेंडेड फिनोटाइप की बात करो, यहाँ तो ब्लड ग्रुप ठीक से नहीं हो रहा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो मेन कॉज डेथ का बन रहा है एलो इम्यूनाइजेशन, उसको आइडेंटिफाई करना छोड़ दें और बेस लाइन के ऊपर एक्सटेंडेड डेड सेल फिनोटाइप पहली बार किसी को भी जिसको क्रॉनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे जाना है उसको हम फर्स्ट ब्लड जो लगाएं उसका हमें पता हो एक्सटेंडेड फिनोटाइप क्या है, क्योंकि एज पर ब्रिटिश गाइडलाइंस आपको आरएच के 5 एंटीजन को मैच करना है और उसके अलावा कैल को करना है थैलेसीमिया में, और सिकल सेल में डफी और किट को भी करना है। सो आयरन ओवरलोड आपको पता ही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे मैंने बहुत जज्बाती होकर आया था कि मैं बात करूंगा, मगर सर ने मुझसे पहले बहुत तफसीली बात कर ली, क्योंकि डॉक्टर शबनम बशीर उन्होंने अभी लाहौर में एग्जैक्टली सेम डाटा जो उस्ताद मोहतरम ने शेयर किया है, एग्जैक्टली यही उन्होंने पंजाब का अपना डाटा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डाटा, कि 90% ऑफ थैलेसेमिक्स आर लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज। इन अदर वर्ड्स 90% ऑफ थैलेसेमिक्स हमें छोड़ जाते हैं, और हम वो लोग हैं सर और हम जो दावा करते थे अब तो दादा बन रहे हैं, अब तो नाना बन रहे हैं, अब तो शादियाँ हो रही हैं उन 10-20% की हो रही हैं। दोज हु आर ब्लेस्ड, जिनको इनके जैसे मिले हैं डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के लिए, जिनके लिए हारून ने जान लगा दी है, जिनके लिए और लोगों ने जान लगा दी है। मगर ये सब ये बात कहेंगे कि हमारे थैलेसीमिया सेंटर के 10% से ज़्यादा मरीज़ 20 साल को अच्छी ज़िंदगी में क्रॉस नहीं कर पा रहे। देयर आर मेजर गैप्स, और ज़ाहिर प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट वे, और उसके बाद जो हमें ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे काम करना है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि यही बात जो अभी हुई कि जी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो प्रॉब्लम है, आयरन ओवरलोड, जैसे सर ने फरमाया कि बेसिक्स पे हम नहीं जाएंगे कि भाई ठीक है थैलेसीमिया 6 माह की उम्र में मालूम हो गया, अब हर महीने 25 दिन पे उसको ब्लड लग रहा है, 250 मिल्स ऑफ ब्लड, हर ब्लड बॉटल जो है इट कंटेन्स 250 मिलीग्राम ऑफ आयरन विच लीड्स टू आयरन ओवरलोड इन ऑल द वाइटल ऑर्गन्स। और जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे करती है तो ये बच्चे जो हमारे जी भी जाते हैं, हमारे अगर वो 10% बच्चे जिनकी उम्र 35-40 साल हैं, मगर जब हम उनको देखते हैं तो 18-19 साल के ही भी नहीं लगते, बल्कि 9-10 साल के लगते हैं। उनको प्यूबर्टी भी नहीं आती, उनकी ग्रोथ भी नहीं होती, क्योंकि आयरन जाके ब्रेन में आपके ग्लैंड्स के ऊपर डिपॉजिट होता है और उनकी ग्रोथ रिटार्डेशन होती है। उसके बाद हार्ट पे जो है, लिवर पे जो है, एक कॉन्फ्रेंस में इटली में हम थे, 3 दिन में से 1 दिन वो सिर्फ लिवर कार्सिनोमा थैलेसीमिया में डिस्कस करते रहे। तो हमने कहा ये क्या माजरा है, हमें तो नहीं मिलता। तो मालूम हुआ कि जब थैलेसेमिक्स 30-35 साल क्रॉस करते हैं तो उनमें से सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं कि जिनको लिवर कार्सिनोमा होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत हैंडफुल पेशेंट हैं जो 35 साल क्रॉस करते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन हमें नहीं मिलती, उनका एक बहुत बड़ा इशू है। और नॉन ट्रांसफेरिन बाइंड आयरन जो है वो फर्दर हीमोग्लाइज करता है रेड सेल्स। एक तो रेड सेल्स में वैसे ही सर्वाइवल नहीं होता जो आप ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, और नॉन ट्रांसफेरिन बाइंड आयरन फर्दर हीमोग्लाइज करके आयरन ओवरलोड को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। So these are the organs which are involved in iron overload. So अब जो ओल्ड फैशन है एक आयरन बॉडी में मेजर करने का जो पुराना एक मेथड है जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है, वो फेरेटिन हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई फेरेटिन अभी भी हमारे पास एक ऐसा मेथड है। मगर ये बात लेबॉर्ट्री के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब फेरेटिन 8, 10, 12, 20 हज़ार पाकिस्तान जैसे सेटअप में होता है तो वो ये टेस्ट खासा नॉनसेंस सा हो जाता है, और अक्सर लेबॉर्ट्रीज तो बस ये अब लिख के दे देती है मोर देन 2000, इट मे बी 20,000। सो मगर इन्फेक्शन की कंडीशन में, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में, डायरिया में, बुखार में प्लीज़ फेरेटिन मत कराया करिए, क्योंकि ये फॉल्सली हाई रीडिंग्स देता है। और बच्चे जो आयरन किलेशन कर रहे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस शेक होता है कि यार हम इतना आयरन किलेट कर रहे हैं, माँ बाप कहते हैं हम इतना पैसा लगा रहे हैं, आयरन तो इसका कम होने के बजाय बढ़ गया। उसकी वजह ये होती है कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में। दूसरी बात, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम फेरेटिन 80% ऑफ द टाइम अगर फेरेटिन आपका 2500 से कम रहता है, सो इट इज़ एसोसिएटेड विद अ सर्वाइवल, अ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। मगर अगर 50% ऑफ द टाइम आपका फेरेटिन 2500 से ऊपर रहता है तो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मोर देन 20 ईयर्स। अब जो एक नया मेथड है जो मोस्ट रिसेंट एडवांसमेंट जिसको आप कह लें, जिसको भी IVF 8 साल 10 साल होने को आ रहे हैं, वो कार्डियक ट्यूटोस्टार MRI है। जब हार्ट पूरा बंद होता है, पूरा खुलता है, तो इट टेक्स मोर देन 20 मिली सेकेंड्स
पूरा बंद होकर खुलने में। जब आयरन ओवरलोड हो जाता है तो बहुत थोड़ा सा खुलता और बंद होता है, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती। आयरन ओवरलोड होने की वजह से हीमोक्रोमेटोसिस कह लीजिए, उसकी वजह से हीमोसिड्रोसिस कहिए, असल वर्ड हीमोसिड्रोसिस की वजह से, जिसकी वजह से बहुत थोड़ा सा आयरन हार्ट खुलता और बंद होता है, तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पीरियड कम होकर 7 सेकंड से कम हो जाता है। तो इसको कहते हैं कि द चाइल्ड इज सीवियरली आयरन ओवरलोड। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड ऑफ T2 स्टार MRI फॉर मेजरिंग द कार्डियक आयरन ओवरलोड, एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग। बाज़ औक़ात ये देखा गया कि आयरन हार्ट में ज़्यादा जमा है, लिवर में कम, तो ये एट द सेम टाइम आप लिवर और हार्ट दोनों को देख लेते हैं, क्योंकि जो ओल्ड फैशन था लिवर आयरन कंटेंट्स जो पाकिस्तान में कभी भी प्रैक्टिस नहीं हो सका, उसमें आप लिवर तो देख लेते थे, हार्ट नहीं देख सकते थे। सो जो सबसे पुरानी आयरन किलेटर है जो हम यूज़ करते रहे हैं वो डेस्ट्रॉल है, डिफेरॉक्सामिन, और इसकी एडवांटेज ये है कि बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा है। 40 साल से जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 50 साल से, जिनका आयरन मोस्ट ऑफ द टाइम फेरेटिन 2500 से कम रहता है, वो 50 साल की उम्र भी पा रहे हैं। मगर जो उसका प्रॉब्लम, जो फ़ायदा तो ये है कि इट्स एन एक्सलेंट आयरन किलेटर, इट्स मोस्ट एक्सपीरियंस, लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स, और पूरे इसके मोस्ट ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स इज़ नोन बाय एवरीवन, सो इट्स द मोस्ट एक्सपीरियंस। बट द प्रॉब्लम इज़ कि 10 से 12 घंटे का कंटिन्यूस इन्फ्यूजन है, चाहे सबक्यूटेनियस लगाएं चाहे आईवी लगाएं। सो इसकी वजह से कॉम्प्लाइंस हमें 10-20% से ज़्यादा नहीं मिलती। 80% थैलेसीमिया के बच्चे नहीं बात मान पाते, नहीं लगा पाते 10 से 12 घंटे का आयरन किलेशन। सो ये इसके फ़ायदे और नुकसान हैं। और डेफिप्रोन वॉज द फर्स्ट आयरन किलेटर जो 20 साल पहले आज से तकरीबन स्टार्ट हुई, या 25 साल पहले, और इसका एडवांटेज ये देखा गया है कि जी ये लिवर से भी और हार्ट से भी बहुत अच्छा आयरन किलेट करती है। ओरल है, दिन में 3 बार लेना है। 3 साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिन पर नज़र बहुत सख्ती से रखनी होती है। ये न्यूट्रोपीनिया कर सकती है, ये जॉइंट आपके पेन्स और जॉइंट में बाकायदा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, और ये इनके प्रॉब्लम्स ये हैं, और लिवर के ऊपर इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसकी वजह से बच्चे ले नहीं पाते। तो मेरे तजुर्बे में कोई 40% बच्चे हैं जिनमें साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं और हमें डेफिप्रॉन रोकनी पड़ती है। मगर उन 40-50% में जिनमें इसकी कॉम्प्लाइंस अच्छी मिल जाती है, डेफिप्रॉन इज़ एन एक्सलेंट एंड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन। सस्ती भी है, अच्छी भी है, और इसको ज़रूर ऑफ़र करना चाहिए, स्पेशली कम एज में, 4, 5, 6, 7 साल की उम्र में, क्योंकि बड़ी उम्र में लिवर बड़ा होता है, स्प्लीन बड़ी होती है, पहले ही साइटोपिनियाज हो रहे होते हैं, पहले ही न्यूट्रोपिनिया हो रहे होते हैं, और इधर आपने डेफिप्रॉन दी, उधर से न्यूट्रोपिनिया और सीवियर हो जाता है। सो अगर यंग बच्चा है 6, 7, 8 साल का, तो डेफिप्रॉन उसको ट्राई करनी चाहिए। नई जो लेटेस्ट आई थी उसको भी अब 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, डिफेरिसिरॉक्स। और डिफेरिसिरॉक्स की अच्छी बात यह है कि वंस अ डे इसकी डोजिंग है। इसके लिवर वाले और जॉइंट वाले और न्यूट्रोपिनिया वाले साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। इसकी ख़राब बात यह है कि थोड़ी महंगी है, वरना दवा वंस अ डे लेने वाली है और अच्छी है। हमने पहली बार इन दोनों दवाइयों की कॉम्बिनेशन यूज़ की। वैसे जो दुनिया भर में मशहूर है वो डेस्फेरॉल और डिफ्रिप्रॉन की कॉम्बिनेशन बहुत पसंद की जाती है। और जिस तरह अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता, पेशेंट टेलर्ड थेरेपी, पेशेंट के हिसाब से आपको थेरेपी करनी है। 6 साल के बच्चे के लिए आयरन किलेशन अलग है, डिफेरिसिरॉक्स है, डेफिप्रॉन है। 2.5 साल के बच्चे के लिए डिफेरिसिरॉक्स है, आई एम मोर कंफर्टेबल ओनली इन डिफेरिसिरॉक्स एट 2.5 साल। 5 साल में डेफिप्रॉन भी अगर पैसे नहीं है दे सकते हैं, डेफिरिसिरॉक्स भी दे सकते हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं। और अगर 10-15 साल का बच्चा है तो डेफिप्रॉन उसको साइटोपिनियाज करेगा, डिफेरिसिरॉक्स इज़ अ बेटर ऑप्शन, और फिर आप डेस्फेरॉल भी दे सकते हैं। डेस्फेरॉल इज़ अगेन अ प्रॉमिसिंग। सो आपको पेशेंट्स टेलर्ड थेरेपी की जाती है इसमें। सो डिफेरिसिरॉक्स की जो एक्सपीरियंस हमारा, ये अपने 100 पेशेंट्स का डाटा है, एंड इट वाज अ प्रॉमिसिंग रिजल्ट विद डिफेरिसिरॉक्स। अब आ जाते हैं, जाहिर है उस्ताद मोहतरम अक्सर इसके ऊपर एतराज़ भी करते हैं कि भाई ट्रांसप्लांट सेंटर्स आप प्रिवेंशन पे क्यों नहीं काम करते। जिस तरह मैंने हर जगह अपने नाम के साथ इस ख्वाब और इस ख्वाहिश को रखा है कि प्रिवेंशन मेरे नाम के साथ लगे ट्रांसप्लांटर के बजाय। सो हम इनकी इस बात को 100% एग्री करते हैं। मगर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि थैलेसीमिया में 5 उंगलियों को साथ लेके चलना पड़ता है। आपको CVS भी करना होता है। जब 2,500 सर CVS कर रहे हैं और 2,500 फ़र्ज कर लें पूरे मुल्क में और हो रहा है, क्योंकि उमैर सना फाउंडेशन जो मेरे भाई के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन, भाई के बच्चों के नाम से है, और सर ने ही उसकी इफ्तिताह की थी 20 साल पहले। तो उस प्रिवेंशन प्रोग्राम के तहत हमने पूरे सिंध और बलूचिस्तान को ये ऑफ़र की हुई है कि फ्री में CVS होगा। CVS का वो टेस्ट जो 30,000 रुपये कॉस्ट करता है,
फ्री ऑफ कॉस्ट उमैर सना फाउंडेशन ने गुज़िश्ता 20 साल में किए, जिसकी वजह से बेशुमार लोग आके तमाम थैलेसीमिया सेंटर्स आके CVS कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो पेपर पब्लिश किया कोरियन क्लोज सैम्पलिंग के ऊपर, उसमें मैंने बताया 99.9% कॉम्प्लाइंस मिला, लोगों ने एबॉर्शन कराया, मना नहीं किया, क्योंकि वो एक बच्चे को परेशान होता देख चुके थे। इसी तरह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करना है, प्रिवेंशन भी करना है, आयरन किलेशन भी करना है, ब्लड से भी मैनेज करना है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट डॉक्टर ताहिर शम्सी वॉज अ पायनियर इन पाकिस्तान, और 96 में प्रॉबेबली उन्होंने फर्स्ट ट्रांसप्लांट किया था, और उनकी टीम को 2000 में हमने ज्वाइन किया था। और ये एक पूरे एक इंटरनेशनल डाटा है कि जी 1400 ट्रांसप्लांट्स जो परफॉर्म हुए, उनमें 90% ओवरऑल सर्वाइवल और 80% 79% थैलेसीमिया फ्री सर्वाइवल। सो क्योर इज़ ट्रांसप्लांट। अब ये विस्परिंग करना जी ट्रांसप्लांट में तो मर जाते हैं, ये हो जाता है, भाई जिस मुल्क में 99% लोग दुनिया छोड़ के जा रहे हैं और नहीं ज़िंदा बच रहे हैं, उनमें अगर एक अपॉर्चुनिटी है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और पैसा भाई 30 लाख का हो रहा है, चलें 30 लाख तो उस बच्चे ने वैसे ही 5 साल में खा लेने। ये जो NGOs चला रहे हैं, इनका एक बच्चा 5 से 10 साल में 30 लाख रुपए वैसे ही उस पर खर्च कर देते हैं, ब्लड लगा के, आयरन किलेशन करके, और फिर भी उसकी मिजरी नहीं गई। और जैसे महंगाई होती जा रही है, वो तो करोड़ों में चला जाएगा बच्चे का मैनेजमेंट 20 साल में। आप इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने ज़िंदगी इसके ऊपर लगाई है। अगर फर्स्ट 2, 3, 4 साल के अंदर आप उसको ट्रांसप्लांट कर दें, और जो पाकिस्तान में अब माशाल्लाह ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस भी 24 साल का हो गया है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल कराची भी ट्रांसप्लांट ऑफर कर रहा है, तो इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और जिस तरह यूरोप और वेस्ट में देखें तो ट्रांसप्लांट की मेन इंडिकेशन होती है ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, जबकि पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा ग्राफ है। थैलेसीमिया एंड एप्लास्टिक एनीमिया बिनाइन कंडीशंस आर द मोर इम्पॉर्टेंट इंडिकेशंस ऑफ ट्रांसप्लांट। ये हमारा NIBD का और चिल्ड्रन हॉस्पिटल का एक जॉइंट डाटा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसको हमने थैलेसीमिया के लिए और एप्लास्टिक एनीमिया के लिए, फैनकोनिस के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, और 250 पेशेंट्स में से ओवरऑल जब हम पूरे शुरू से लेकर आखिर तक निकालते हैं तो अराउंड 65% ओवरऑल आउटकम है। इसमें 99 के पेशेंट्स भी शामिल हैं, आपके भी हैं। अगर मैं बहुत ही प्रिसाइजली बोलूँ कि 5 साल के अंदर के बच्चों के जो ट्रांसप्लांट हमने गुज़िश्ता 10 साल में किए हैं, तो सर्वाइवल इज़ अराउंड 90%। सो पेशेंट सेलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज क्या है? एक है पिसारो क्लासिफिकेशन, पढ़ने लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। लिवर साइज, फाइब्रोसिस एंड आयरन किलेशन, 3 चीज़ें होनी चाहिए। हमने इसके एक अपना पाकिस्तानी अंदाज ये बनाया कि 5 साल से कम उम्र है, HLA मैच सिबलिंग मौजूद है, सो ही इज़ और शी इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सो आई होप कि ये वो चीज़ें हैं कि जो कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर हैं और जिनके ऊपर मैनेजमेंट हो रही है। ये लास्ट पोर्शन है मेरी प्रेजेंटेशन का कि थैलेसीमिया में जैसे आप सबको पता है कि हीमोग्लोबिन F फीटल लाइफ में बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्कुल नॉर्मल पैदा होता है, फीटल हीमोग्लोबिन बना रहा होता है, और फिर गामा ग्लोबिन चेन कम हो जाती है, बीटा ग्लोबिन चेन बनने लगती है, तो एडल्ट हीमोग्लोबिन बनता है। मगर क्योंकि बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन नहीं बनती, तो 4 अल्फा चेन्स बनती हैं जो कि हीमोलाइज कर देती हैं रेड सेल्स को। अगर हम किसी तरह ये गामा ग्लोबिन चेन जो डाउन रेगुलेट हो रही है, इसको फिर एक्टिव कर लें और इस गामा ग्लोबिन चेन को लेकर हम इसको दोबारा रीएक्टिवेट कर लें और इसको ऊपर ले जाएं, तो दोबारा से हम एक फीटल हीमोग्लोबिन बना सकते हैं। और ये वो कॉन्सेप्ट था कि जो सिकल सेल डिजीज़ में जिसके ऊपर पेपर्स पब्लिश हुए, उसके बाद थैलेसीमिया में इसके ऊपर पेपर पब्लिश हुए, और ये देखा गया कि दे आर डूइंग वेल, और सिकलिंग क्राइसिस ख़त्म हो गए थे उनके जब इन्होंने सिकल सेल में, और इट्स स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, इट्स अराउंड 40 ईयर्स के सिकल सेल में हाइड्रोक्सी यूरिया दी जा रही है। उसका पब्लिश डाटा 1 साल की उम्र से लेके 30 साल का न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में मौजूद है कि यूज़ ऑफ हाइड्रोक्सी यूरिया इन सिकल सेल डिजीज़, एंड देन फॉर लास्ट 2 decades there is a lot of data of hydroxy urea in thalassemia. This was our first paper. डॉक्टर ताहिर शम्सी उस्ताद मोहतरम ने ये जर्नल इस तरह फेंका, ब्लड जर्नल 2004 में कि ये स्टडी कर सकते हो तो कर लो,
और फिर ये हमने वो स्टडी की और पहला पेपर पब्लिश किया जिसमें हमारे 23 में से 11 बच्चों को ब्लड लगना 50% से कम हो गया और एक बच्चे को ब्लड ही नहीं लगा। सो ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसके ऊपर हमें हुआ कि भाई वी शुड वर्क फर्दर, और फिर हमने इस डाटा को बढ़ाया और 420 से ज़्यादा बच्चों की हमने जेनेटिक म्यूटेशंस चेक की, क्योंकि थ्रू आउट द कंट्री लोग आ रहे थे कि भाई बताएं क्या। हमने कहा नो, हम इसके बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं। उस्ताद मोहतरम शोएब साहब इसके बड़े स्ट्रॉन्ग मुखालिफ हैं कि जेनेटिक टेस्टिंग के। मैं इसको आगे जाके बताता हूँ, जैसा सर की बहुत चाहता हूँ, को मैं 100% रेस्पेक्ट करता हूँ मैं सर को ये। तो हमने जब जेनेटिक म्यूटेशंस चेक की तो वी हैव आइडेंटिफाइड कि देयर आर कपल ऑफ म्यूटेशंस विच आर एसोसिएटेड विद बेटर रिस्पॉन्स इन हाइड्रोक्सी यूरिया। ये मुख्तलिफ कौमियतों में, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजी में ये पेपर हमने पब्लिश किया और मुख्तलिफ कौमियतों से हमने देखा कि कौन सी जेनेटिक म्यूटेशन ज़्यादा कॉमन है, उनकी रिस्पॉन्स कैसी है थैलेसीमिया में। एंड देन XMN1 पॉलीमॉर्फिज्म, हमने एक पॉलीमॉर्फिज्म आइडेंटिटी जो वेल रिटन है लिटरेचर में कि विच इज़ एसोसिएटेड विद मोर हीमोग्लोबिन एफ ऑगमेंटेशन। हमने अपनी पॉपुलेशन में देखा तो 39% पाकिस्तानी थैलेसेमिक्स में XMN1 पॉलीमॉर्फिज्म पॉजिटिव है, एंड XMN1 पॉलीमॉर्फिज्म अगर है तो दे विल रिस्पॉन्ड बेटर टू। सो मेरा कहना ये है कि उस बच्चे पे जिस पे आप 1 करोड़ रुपये लगाने जा रहे हैं अगले 20 साल में, उस पर अगर 3,000 रुपये का XMN पॉलीमॉर्फिज्म और 3,000 रुपये की जेनेटिक कर लें तो ये क्राइम नहीं है भाई। इस वक्त तो इलेक्ट्रोफोर्सिस ही 5,000 रुपये का हो रहा है इस शहर में, तो 3,000 रुपये का XMN, और इसमें अगर 100 में से 20, मैं 40 भी नहीं कह रहा, हालांकि मेरा बिलीव इट्स अराउंड 35 to 37% मिनिमम कर लें, जिसको आप भी रेस्पेक्ट करेंगे। ओ भाई ये इंटरमीडिया है जिसको तुम कह रहे हो, हाँ भाई चलो वो इंटरमीडिया है, मैंने आपके बाद उसको इंटरमीडिया का नाम दे दिया। वो इंटरमीडिया जिसको इस मुल्क में भेड़ चाल में ब्लड लगाया जा रहा है, मैंने वो बात भी मान ली। तो 100 में से 20 को 1 लाख बच्चे में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 करोड़ रुपए जो उसकी ज़िंदगी में उस पर लगने हैं, तो अरबों रुपए इस मुल्क के बचेंगे, वो 5,000, 4,000, 6,000 खर्च करके। और हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो ये ऑफर्स भी फ्री में दे देती हैं कि भाई बच्चे की ज़िंदगी बच जाएगी, आप फ्री में आके टेस्ट करा लीजिए, जिसकी ये सब मौजूद हैं, इन सब के पास ऑफिशियल लेटर्स मौजूद हैं हमारे कि भाई पैसे की वजह से आप CVS और जेनेटिक टेस्टिंग ना रोकिए। सो ये जेनेटिक मॉडिफायर्स ऑफ बीटा थैलेसीमिया मैनेजमेंट विदाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंड वी पब्लिश एवरीथिंग इन ब्लड एडवांसेस, वी पब्लिश इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश जर्नल्स। कोई हमने देसी जर्नल में कुछ नहीं पब्लिश किया, ताकि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जर्नल में पब्लिश करके अपनी बात को बताएं। सो दैट वाज अ 10 years एक्सपीरियंस वी शेयर्ड इन ब्लड जर्नल, एंड दिस इज ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेमेटोलॉजी। अब अगेन वही बात है कि यार बड़ी सरकार कोई पब्लिश करे तो उसको तो मतलब बाइबल मान लिया जाता है, हम करें तो ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेमेटोलॉजी को भी अगर आप ऑनर नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ये हमने एक स्कोरिंग सिस्टम है, ये मेरे इनके इटालियन एक ग्रुप के साथ मिलकर हमने इसको पब्लिश किया, और इसमें फिर हमने बताया कि फिनोटाइप इंटरमीडिया को कैसे अलग करना है। फिर अगेन ब्लड जर्नल में पब्लिश किया कि FR89, XMN1, CD30 अगर ये और CAP1 अगर ये XMN1 पॉलीमॉर्फिज्म के साथ आ रही हैं, सो दे आर 70%, 80% रिस्पॉन्डर्स टू हाइड्रोक्सी यूरिया। दिस इज अ कॉम्बिनेशन। इसको पे डॉक्टर जिशान यहाँ बैठे हुए हैं, वो मेरे PhD स्टूडेंट हैं, और उन्होंने पेपर पब्लिश करके इसको बाकायदा एल्गोरिदम दिया, स्कोरिंग सिस्टम बताया कि 5 का, अभी मैं आगे वो पेपर दिखाऊंगा। अगेन साइंटिफिक रिपोर्ट्स में हमने ये पब्लिश किया कि इज इट रियली ओनली जेनेटिक म्यूटेशंस और देयर इज समथिंग लाइक मेटाबोलाइट्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस एफिशिएंट वर्क। एंड देन अगेन इन साइंटिफिक रिपोर्ट्स में हमने मेटाबोलाइट्स को इसको स्टडी किया, और ये वो जेनेटिक्स हैं कि जो 70 to 80% रिस्पॉन्ड करती हैं, जिसके ऊपर आप कह सकते हैं CAP1 तो होती ही माइल्ड है। अरे भाई CAP1 का आप क्या जिक्र कर रहे हैं। फिर IVS1 पोजीशन 1 के बारे में आप क्या कहेंगे। फिर आप E बीटा थैलेसीमिया, सिकल बीटा थैलेसीमिया, CD30 इसमें नहीं लिखी। CD30 75 to 80% रिस्पॉन्डर टू हाइड्रोक्सी यूरिया, वो आगे वाले पेपर्स में आ रही है। सो यहाँ तक तो हाइड्रोक्सी यूरिया की बात थी। गुज़श्ता चंद साल से थैलिडोमाइड के बहुत पेपर्स आ रहे हैं, और पूरी दुनिया में इंडिया से पेपर देखा हमने, ईरान से पेपर देखा, यूरोप से पेपर देखा। सो हमने कॉम्बिनेशन दी हाइड्रोक्सी यूरिया और थैलिडोमाइड को मिला के 135 पेशेंट्स में। इनमें मैंने वो पेशेंट्स लिए जो ऑलरेडी हाइड्रोक्सी यूरिया पे थे और रिस्पांस लूज हो गया था, ये पार्शल सा रिस्पांस था, 6-7 पे हीमोग्लोबिन मेंटेन करते थे, और बहुत ही मतलब इट वाज सो मच प्रॉमिसिंग कि जब हमने इसके साथ थैलिडोमाइड ऐड की तो 89 पेशेंट्स में, और ये पब्लिश हुआ ब्लड एडवांसेस में अप्रैल में लास्ट ईयर, और हमने देखा कि अराउंड 57 नहीं
अराउंड 60 to 70% पे बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने 65% सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखाया 1.5 to 2 ग्राम का, जो 6 पे हीमोग्लोबिन मेंटेन कर रहे थे, साल में 4 बार 5 बार ब्लड लग जाता था हाइड्रिया पे रहते हुए, या दोज हु आर कैरिंग दीज स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशंस, उनको जब हमने दवाएं दोनों मिला के ऐड की तो अब माशाल्लाह से दे आर मेंटेनिंग हीमोग्लोबिन ऑफ 9 और 10. सो अगेन पब्लिश्ड, नथिंग कि जो उस तरह की हो. और ये वो डॉक्टर ज़िशान वाला पेपर कि देखिए इन्होंने ये एक स्कोरिंग सिस्टम बना लिया है कि अगर ये जेनेटिक म्यूटेशंस मौजूद हैं, XMN1 पॉलीमॉर्फिज्म मौजूद है, जेनेटिक म्यूटेशंस मौजूद हैं, XMN पॉलीमॉर्फिज्म मौजूद है, BCL11 अगेन वन ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म, और एज फर्स्ट ब्लड लगने की 1 साल के बाद की है. आप 5 का स्कोर बनाएं, अगर 5 में से 3, 4 मोर देन 2 कोई भी स्कोर कर रहा है तो देयर इज स्ट्रॉन्ग चांस कि दवा काम करेगी और द चाइल्ड इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू विदाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो लास्ट में थोड़ा सा ये जिक्र ज़रूरी है कि जीन थेरेपी पे काम शुरू हो गया है, और मगर जीन थेरेपी से ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट जो हैं जीन एडिटिंग के मिल रहे हैं. मगर जाहिर है जो बात अभी सर ने कही कि पाकिस्तान में थोड़ा सा इसलिए गैप है कि जो जीन थेरेपी की बात है उसमें जो पेशेंट्स हैं उन्होंने 7-8 पे हीमोग्लोबिन मेंटेन कर रहे हैं. 60 के करीब 60 के करीब बच्चों की अब तक जीन थेरेपी हुई है. मतलब क्रिस्पार जीन एडिटिंग जो है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग है. और इंटरेस्टिंग बात, क्रिस्पार जीन एडिटिंग से हीमोग्लोबिन F को बढ़ाते हैं. वो फीटल हीमोग्लोबिन की XMN पॉलीमॉर्फिज्म इंड्यूस कर रहे हैं क्रिस्पार जीन एडिट करके, विच कॉस्ट इन मिलियंस, मतलब इट्स 30 मिलियन समथिंग. मतलब उसमें वो हीमोग्लोबिन F को ऑगमेंट कर रहे हैं जीन एडिटिंग करके. और वही काम गुज़श्ता 20 साल से हीमोग्लोबिन F ऑगमेंटेशन करके हाइड्रिया से और या थैलेडोमाइड की कॉम्बिनेशन से हम कर रहे हैं. रिसेंटली पेशावर के ग्रुप में डॉक्टर सुहेब आबिद सुहेल ताज साहब ने और उन लोगों ने भी 2 पेपर पब्लिश किए हैं, और लाहौर से और क्वेटा से भी जो डाटा है वो जमा हो रहा है. और हीमोग्लोबिन F ऑगमेंटेशन इज़ अ प्रॉमिसिंग थेरेपी इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच.